आप सब पर सलामती हो। शकील जमाली का लिखा हुआ है, लोग कहते हैं कि इस खेल में सर जाते हैं, इश्क में इतना खसारा है तो घर जाते हैं। मौत को हमने कभी कुछ नहीं समझा मगर आज अपने बच्चों की तरफ देख के डर जाते हैं। जिंदगी ऐसे भी हालात बना देती है, लोग सांसों का कफन ओढ़ के मर जाते हैं। पाँव में अब कोई जिंजीर नहीं डालते हम, दिल जिधर ठीक समझता है उधर जाते हैं। क्या जुनू खेज मुसाफत थी तेरे कूचे की, और अब यूं है कि खामोश गुजर जाते हैं। नाज़रीन, मैं हूँ यासिर रशीद और आप मेरा व्लॉग देख रहे हैं। नाज़रीन, मरियम नवाज साहिबा की तरफ से एक धुआंधार और फुल ऑफ कॉन्फिडेंस से भरपूर जुमला सुनने को मिला है कि इंतखाबात में अवाम लैपटॉप देने वालों को वोट देंगे। इससे मुझे एक कहानी याद आ गई। शेख साहब ने एक सुबह अपने बच्चों से कहा कि आज या तो रोटी मिलेगी या चवन्नी। बच्चे थे कि चवन्नी पर रजामंद हो गए और खेलने लगे। रात हुई तो भूख ने बुरा हाल कर दिया, तो शेख साहब ने कहा रोटी उसको मिलेगी जो चवन्नी वापस करेगा। तो जनाब आलिया, यही हाल आपका है कि इंतखाबात के दिन करीब आए तो हमेशा की तरह लैपटॉप स्कीम बना दी गई, लेकिन आपके गोश गुजार करते जाएं कि अवाम हुकूमत और मसनद इक़्तिदार पर बैठे लोगों की चालों से अब बखूबी वाकिफ़ हो चुके हैं, और वह इसलिए लैपटॉप ले रहे हैं कि चलो इस हुकूमत से कुछ तो मिल रहा है। वरना ना तो आपके लैपटॉप्स में कोई ऐसा बटन है जिसे प्रेस करने पर महंगाई कम हो जाएगी, जॉब्स मिल जाएंगी, ना ही उसमें कोई ऐसा सॉफ्टवेयर आपने इंस्टॉल कर रखा है जो आवाम की ज़िंदगी को आसान बना देगा। जनाब आलिया, ये लैपटॉप्स गरीब के मसलों का हल था ना है। ना तो इनमें से रोटी निकलती है और ना ही ये गरीब के बच्चे की स्कूल की फ़ीस अदा कर सकता है। जनाब आलिया, ये लैपटॉप्स ही आवाम के तमाम मसलों का हल होते तो लोग गैर कानूनी ज़राए से बाहर जाने के लिए तगोदो न करते कि एक महीने के दौरान नादरा के अपने रिकॉर्ड के मुताबिक हज़ारों की तादाद में रोज़ाना की बुनियाद पर दरख्वास्तें आ रही हैं पासपोर्ट बनाने के लिए। आज आकर बात वहीं आ जाती है कि तेरा मसला और है और मेरा मसला और। पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज में आज शदीद मंदी का रुझान रहा है। आप ये कहते हैं कि लैपटॉप देने वालों को वोट दिए जाएंगे, तो अगर यही तमाम मसाइल का हल होता तो पाकिस्तान का कारोबार मंदी की जानिब अब क्यों गामजन हो चुका है। 100 इंडेक्स में ट्रेडिंग के दौरान 900 पॉइंट्स की कमी रिकॉर्ड की गई है। ना तो 9 है, ना ही 90 है, ना ही कोई 200 है, 900 पॉइंट्स की 100 इंडेक्स 956 पॉइंट्स कम होकर 47,429 पॉइंट्स पर आ चुका है। कारोबारी दिन में 100 इंडेक्स 1080 पॉइंट्स के बैंड में रहा और बाजार में 33 करोड़ 60 लाख शेयर्स का कारोबार हुआ और 12.54 अरब रुपए में यह कारोबार हुआ। मार्केट कैपिटलाइजेशन 149 अरब रुपए कम होकर 7,108 अरब रुपए पे आ चुकी है। ये पाकिस्तान की मौजूदा सूरत हाल है और आप कहते हैं कि लैपटॉप देने वालों को वोट दिए जाएंगे। वज़ीर दाखिला राना सनाउल्लाह ने कहा है कि निगरान वज़ीर आज़म के लिए हफीज़ शेख समेत दीगर नामों पर मुशावरत हो रही है और अभी कोई नाम फाइनल नहीं हुआ, जबकि 2023 इलेक्शन का साल नहीं है। राना सनाउल्लाह साहब ने कहा कि आइन में दर्ज है कि 2017 में जो मरदमशुमारी हुई उस पर दूसरा इलेक्शन नहीं हो सकता। आइन में दर्ज है कि मरदमशुमारी हो जाए तो हल्का बंदियां ज़रूरी हैं। निगरान हुकूमत आइनी तकाजे को पूरा करते हुए हल्का बंदी कराएगी और हल्का बंदियों में तकरीबन 120 दिन लगते हैं। इसमें कई माह वाली बात नहीं है। आप 120 दिन कहते हैं, इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान 4 से 6 माह की बात कर रहा था। अगर उनके तर्जुमान ने ये बात गलत की थी तो फिर उनको सॉरी करना चाहिए कि हमने तो 4 से 6 माह वाली बात कर दी है तो 120 दिन में हो जाएगी। राना सनाउल्लाह साहब ने कहा कि इलेक्शन मुलतवी नहीं होंगे और निगरान हुकूमत बर वक्त इलेक्शन का इनकाद यकीनी बनाएगी, जबकि निगरान वज़ीर आज़म के लिए हफीज़ शेख या दीगर नामों पर डिस्कशन हो रही है और अभी कोई नाम लॉक नहीं हुआ। आज शाम या कल तक निगरान वज़ीर आज़म का नाम शायद फाइनल हो जाए। अब इस मामले के ऊपर अगर 120 दिन वाला ही कुलिया लेके आ जाए तो आप ये बताइए कि आइन की कौन सी शिक के तहत 120 दिन में इलेक्शन हो सकते हैं, क्योंकि आइन ये कहता है कि अगर हुकूमत जो है वो अपनी मुकर्ररा मुद्दत के बाद जाती है, असम्बलियाँ अपनी मुकर्ररा मुद्दत के बाद तहलील होती हैं तो फिर 60 दिन में इलेक्शन है, और अगर उससे पहले तहलील हो जाती हैं तो फिर 90 दिन में इलेक्शन है। और आप जो आइन के आर्टिकल 254 का हवाला देते हैं उस पर सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान कुछ और राय रखती है। सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान ने पंजाब के इलेक्शन के हवाले से तहरीरी फैसले के अंदर जस्टिस याहिया अफरीदी ने यह लिखा है कि इन हालात के अंदर आर्टिकल 254 का नफाज नहीं होता। तो फिर आप बताइए कि कौन सी मौसी इमरजेंसी का नफाज आपने कर दिया कि 90 दिन से आगे बढ़ा के आप 120 दिन वाली भी बातें करते हैं। मौजूदा सूरत हाल में इत्तेहादियों में निगरान हुकूमत की तश्कील और वजारतों की तकसीम का फॉर्मूला तय पाया है।
कुछ अर्सा पहले टेलीविजन स्क्रीन के ऊपर मेन स्ट्रीम मीडिया में ये बातें तमाम जमातें करती नहीं, पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून ने भी की, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने भी की, जमीयत उलमा इस्लाम फे ने भी की, ANP ने भी की, और उन्होंने ये कहा कि खैबर पख्तूनख्वा की हुकूमत में हमारे इतने बंदे हैं, इनके इतने बंदे हैं, इनके इतने बंदे हैं। हमसे तो इतने बंदों की बात की गई थी लेकिन हमारे कम बंदे एडजस्ट किए गए थे। निगरान हुकूमत होती है गैर जानिबदार हुकूमत, जिसका किसी जमात के साथ कोई ताल्लुक नहीं होता, और उसने जो इलेक्शन करवाने होते हैं वो साफ और शफाफ करवाने होते हैं ताकि किसी पार्टी की तरफ जानिबदारी न वजह हो सके। लेकिन मौजूदा सूरत हाल में इत्तेहादी जमातों के कायदीन आसिफ अली जरदारी, मौलाना फजलुर रहमान और दीगर लोग जो हैं वो इस्लामाबाद में डेरे जमाए हुए हैं। जरा ये बताते हैं कि इत्तेहादियों के दरमियान निगरान हुकूमत की तश्कील और वजारतों की तकसीम का फार्मूला तय पाया है। जो वजारतें हुकूमत में इत्तेहादियों के पास हैं वही निगरान सेटअप में भी उन्हें मिलेंगी। इत्तेहादी निगरान सेटअप में अपने हिस्से की वजारतों के लिए नाम वज़ीर आज़म को देंगे, और इसके अलावा अहम इदारों की चेयरमैनशिप भी इत्तेहादी जमातों को देने पर इत्तफाक कर लिया गया है। यानी आप ये समझते हैं कि घर चले जाएंगे तो घर की तमाम देखभाल जो है वो अपने से मुंसलिक लोग करते रहेंगे। तो ये कौन सी निगरान हुकूमत होगी, ये कौन सी गैर जानिबदार हुकूमत होगी? अगर बंदर बांट आपने निगरान हुकूमत में भी अपने लोगों की ही करनी है तो क्या इन फैसलों के ऊपर इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान ने अपनी आंखों पे पट्टी डाल रखी है कि खैबर पख्तूनख्वा की हुकूमत के अंदर ये माजी करीब के अंदर बातें कर चुके हैं कि हमारे बंदे हैं, तो निगरान हुकूमत में किसके बंदे होते हैं? निगरान हुकूमत में गैर जानिबदार बंदे होते हैं। इलेक्शन को साफ और शफाफ करवाना इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान की जिम्मेदारी है, और जब ऐसी खबरें गर्दिश करती हैं तो उस पर एक्शन क्यों नहीं लिया जाता? बाज़पुरस क्यों नहीं होती? किसी दूसरे से पूछा क्यों नहीं जाता कि भाई किन बंदों की बंदर बांट कर रहे हैं, कौन कौन से बंदे एडजस्ट करवा रहे हैं, कौन सा तनासुब आपने रख रखा है अपने पास? ये तमाम तर चीजें तो आपको अपोजिशन लीडर के साथ बैठ के तय करना होती हैं, और बाहमी मुशावरत के बाद आपको ये देना होता है कि ये बंदा जो इस हुकूमत में आएगा ये अगली हुकूमत को लाने के लिए सहूलतकार साबित नहीं होगा। लेकिन यहां पे सहूलतकारी बबांगे दोहल बताई जा रही है कि कौन हमारा सहूलतकार होगा, कौन आपका सहूलतकार होगा। पाकिस्तान के अंदर क्या इसी तनाजुर के अंदर निगरान हुकूमत बनेगी? निगरान हुकूमत को तूल देने के हवाले से जो बातें इस वक्त गर्दिश कर रही हैं उनमें कुछ हकीकत भी है। कौमी असम्बली में कायदे हिज़्ब इख्तिलाफ राजा रियाज ने कहा है कि साथियों की मुशावरत से 3 नाम फाइनल कर लिए हैं। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने 9 अगस्त को असम्बली तहलील करने का ऐलान किया, और अब हुकूमती इत्तेहादी जमातों में निगरान सेटअप के लिए मुशावरत का सिलसिला जारी है, और इत्तेहादी जमातों ने निगरान वज़ीर आज़म के लिए अपने अपने नाम तजवीज़ किए हैं। ताहम आईनी तौर पर वज़ीर आज़म और अपोजिशन लीडर ही हतमी नामों के लिए मुशावरत करेंगे। राजा रियाज साहब कहते हैं कि अभी तक मेरी वज़ीर आज़म से कोई मुलाकात नहीं हुई। उनसे सवाल किया गया कि कहा जा रहा है कि नवाज शरीफ ने नाम फाइनल कर लिया, आपसे मुशावरत बेमानी है। इस पर उन्होंने जवाब दिया कि आप जो मर्जी कह लें, मेरी अपनी सोच है। साथियों से मुशावरत मुकम्मल कर ली और कल वज़ीर आज़म से मुलाकात होगी। उनका कहना है कि मेरे 3 नाम 90% फाइनल हो चुके हैं। उनसे फिर सवाल किया गया कि क्या निगरान वज़ीर आज़म कोई जज या जनरल होगा, तो राजा रियाज का कहना था मेरे तीनों नाम बस पाकिस्तानी होंगे। अब उन्होंने जिन दोस्तों के साथ मुलाकात की है या जिन दोस्तों की मुशावरत के ऊपर नाम फाइनल किए हैं, इसी से बाज़गश्त एक और भी सुनाई दी। एक तरफ 3 नाम है, हफीज़ शेख साहब, शाहिद खाकान अब्बासी साहब और जस्टिस रिटायर्ड साहब का एक नाम मंजर आम पे आ रहा है, तो दूसरी तरफ जनरल रहील शरीफ साहब का भी नाम आज मंजर आम पे आया। जनरल रहील शरीफ साहब का नाम मंजर आम पे आना, इस खबर का गर्दिश करना, इसके पीछे वजूहात क्या हो सकती हैं? एक वजह तो ये हो सकती है कि राजा रियाज साहब के जो 3 नाम आएंगे, हो सकता है जनरल रिटायर्ड राहील शरीफ साहब का भी नाम उसमें मौजूद हो, और अगर उधर भी नहीं है तो ये किसी को सिर्फ सुनवाने के लिए बताया जा रहा है। जिस तरह बातें ये हो रही थी कि मियां नवाज शरीफ साहब नाम फाइनल करेंगे, तो दूसरी तरफ से उनको बताने के लिए कि जनरल राहील शरीफ साहब भी उम्मीदवार हो सकते हैं। अब ये उनका उम्मीदवार होना किसके लिए परेशानी का बायस हो सकता है? ये बिला तफरीक ये परेशानी का बायस साबिक वज़ीर आज़म मियां मोहम्मद नवाज शरीफ साहब के लिए हो सकता है कि नवाज शरीफ साहब के दौर के अंदर राहील शरीफ साहब वो हैं जिन्होंने एक्सटेंशन आज तक नहीं ली थी, और उनकी इस बात को काबिल सताइश तौर पे बयान किया जाता था। लेकिन उनके दौर में बातें ये भी होती थी, खबरें ये भी मंजर आम पे आती थी कि उनकी तरफ से दबाव है, लेकिन मियां मोहम्मद नवाज शरीफ साहब एक्सटेंशन नहीं देना चाहते। फिर उनकी जब बाद में बात हो गई इस्लामी इत्तेहाद के बतौर सरबराह के तौर पर वो सऊदी अरब चले गए, तो मामला टल चुका था। अब ये हो सकता है कि नाम सिर्फ मियां मोहम्मद नवाज शरीफ साहब को ये बावर कराने के लिए मंजर आम पे आया हो कि मियां साहब ये तमाम नाम आपकी मुशावरत से मंजर आम पे नहीं आएंगे। अगर इधर से ये एक नाम आ गया और उसी को इम्पोज करने की कोशिश की गई तो फिर आपका क्या बनेगा? मौजूदा सूरत हाल में दूसरी तरफ जो दूसरे फरीक को दबाने की कोशिश की जा रही है, तोशाखाना केस में चेयरमैन PTI की सज़ा के खिलाफ अपील जो है वो समात के लिए मुकर्रर हो चुकी है। चेयरमैन PTI की तोशाखाना केस में सज़ा के खिलाफ अपील ख्वाजा हारिस और बैरिस्टर गौहर ने इस्लामाबाद हाई कोर्ट में दायर किया, और अपील में यह इस्तदा की गई कि तोशाखाना केस में ट्रायल कोर्ट का जो फैसला है
वो खिलाफ कानून है। मरकजी अपील पर फैसले तक सजा को मुअत्तल करके चेयरमैन पीटीआई की रिहाई का हुक्म दिया जाए और सजा को कलअदम करार दिया जाए। इस्लामाबाद हाई कोर्ट में तोशाखाना केस में चेयरमैन पीटीआई की सजा के खिलाफ अपील कल समाअत के लिए मुकर्रर की गई, जिस पर चीफ जस्टिस आमिर फारूक और जस्टिस तारिक महमूद जहांगीरी पर मुश्तमिल बेंच समाअत करेगा। और 5 अगस्त को एडिशनल सेशन जज हुमायूं दिलावर ने तोशाखाना केस में चेयरमैन पीटीआई को 3 साल कैद और 1 लाख रुपए जुर्माने की सजा सुनाई थी। अदालत की जानिब से सजा सुनाए जाने के बाद पुलिस ने चेयरमैन पीटीआई को लाहौर में उनकी रिहाइशगाह से गिरफ्तार करके अटक जेल मुंतकिल कर दिया गया था। तोशाखाना का मामला क्या है? क्या तोहफे को लेके बेचना उसका मामला है? क्या तोहफे को कम कीमत पर शो करना उसका मामला है? या तोहफे को शो ना करना मामला है? इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान के रिकॉर्ड के मुताबिक जो गोश्तवारे साल के आखिर में जमा करवाए जाते हैं चेयरमैन पीटीआई की जानिब से, उसमें घड़ी को शो नहीं किया गया या जो तोहफे मिले हुए थे उनको जाहिर नहीं किया गया। अब मिसाल के तौर पे मैंने अगर रिटर्न को फाइल करना है तो मैं इस साल के आखिर तक रिटर्न को फाइल करूंगा, और इस साल के अंदर अगर मैं एक गाड़ी खरीद लेता हूं और इसी साल में उसे बेच भी देता हूं तो गाड़ी मेरे पास अब है ही नहीं, तो मैं अपनी डिक्लेरेशन के अंदर क्या जमा करवाऊंगा, क्या जाहिर करूंगा कि गाड़ी मेरे पास है या नहीं है? हाँ, मैं वो कीमत जरूर वहां पे शो करूंगा कि मेरे पास गाड़ी थी, मैंने खरीदी इस साल के दौरान, इस कीमत पर खरीदी और इस कीमत पर बेच दी, ये मुझे मुनाफा हुआ, ये मेरे पास इस वक्त असासाजात मौजूद हैं, इसकी बुनियाद के ऊपर जो टैक्स बनता है वो मैं जमा करवा देता हूं। अब इसी की बुनियाद बनाते हुए पीटीआई चेयरमैन ने कहा कि इस साल के दौरान मुझे घड़ी आई और घड़ी मैंने बेच डाली, इस कीमत पे मैंने खरीदी और इस कीमत पर बेच डाली, ये पैसा मेरे पास मौजूद है और इसका मैं ये टैक्स कटवा चुका हूं। अब इस मामले के ऊपर मुश्किल कहां पे आन पड़ी? मुश्किल यह है कि कहा जा रहा है कि जब गोश्वारे जमा करवाए गए तब तक वो घड़ी इनके पास मौजूद थी और उसे जाहिर नहीं किया गया। उनकी तरफ से मुद्दा यह था कि जब गोश्वारे जमा करवाए गए घड़ी हमने बेच डाली थी। इनका मौकिफ यह था कि हमने इस्लामाबाद में बेची है। उधर से जो खरीदार मंजर-ए-आम पे आया उसने कहा कि मैंने इस तारीख को खरीदी है और मैंने डायरेक्ट खरीदी है। ये वो मामला है जिसके अंदर फंसे हुए हैं। अब इस मामले के ऊपर अगर देखा जाए तो किस किस ने तोशाखाना से लिए गए तोहफे को डिक्लेयर नहीं किया, ये अभी इबहाम में है, लेकिन वहां पे जो वाज़े मौकिफ है उसमें आधी से ज्यादा असेंबली उड़ जाएगी अगर इसको बुनियाद बना के केसेस चलाए जाएं। लाहौर हाई कोर्ट में तोशाखाना तहाइफ असासों में जाहिर ना कराने वाले तमाम अराकीन असेंबली के खिलाफ कार्रवाई के लिए दरखास्त भी दायर हो चुकी है और यह दरखास्त एडवोकेट नदीम सरवर ने लाहौर हाई कोर्ट में दायर की है और दरखास्त में वफाकी हुकूमत इलेक्शन कमीशन को फरीक बनाया गया है। इलेक्शन कमीशन की दरखास्त पर चेयरमैन पीटीआई को 3 साल कैद की सजा हुई। इलेक्शन कमीशन इंसाफ के तकाजे पूरे नहीं कर रहा, दरखास्त में मौकिफ अपनाया गया। इलेक्शन कमीशन ने तोशाखाना तहाइफ जाहिर ना करने वाले अराकीन असेंबली के खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं की, ये उसमें मौकिफ रखा गया। साबिक सदर शरीक चेयरमैन पाकिस्तान पीपल्स पार्टी आसिफ अली जरदारी, पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के ताहिया कायद साबिक वज़ीर आज़म मियां मोहम्मद नवाज शरीफ, साबिक वज़ीर आज़म और पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के सीनियर रहनुमा शाहिद खाकान अब्बासी, साबिक वज़ीर आज़म पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के सीनियर रहनुमा यूसुफ रजा गिलानी ने तोशाखाना तहाइफ जाहिर नहीं किए। इलेक्शन कमीशन उन अराकीन असेंबली के खिलाफ जानबूझकर कार्रवाई नहीं कर रहा। अदालत तोशाखाना तहाइफ जाहिर ना करने वाले अराकीन असेंबली के खिलाफ इलेक्शन कमीशन को कार्रवाई का हुक्म दे, ये उसमें इस्तदा की गई है। अब अगर इसी की बुनियाद पे ये सिर्फ वज़राए आज़म की बात हो रही है, ये सरबराह मुमलिकत की बात हो रही है, अगर बात की जाए अराकीन असेंबली के हवाले से, अगर बात की जाए सेनेटर्स के हवाले से, अगर बात की जाए डेलीगेशन में जाने वाले दीगर सरकारी अफसरान के हवाले से, तफसील मुरतब की जाए और तफसील में तहरीर के अंदर ये बातें हों कि किस किस ने डिक्लेरेशन की और किसने नहीं की, तो बहुत से लोगों के ऊपर तलवार चल सकेगी। इसलिए इस मामले के ऊपर अभी मजीद ट्रायल चलेंगे और मंजरनामा फिर वजह होगा कि कौन कितना कसूरवार है और कौन कितना कसूरवार नहीं। एक तरफ सिर्फ तब्दीली की तलवार चला के या एक तरफ एहतसाब की तलवार चला के मौक़िफ़ नहीं चलेगा और अब इस पे आवाज़ें उठना शुरू हो चुकी हैं। जहाँ तक बात है नाअहली के हवाले से, नाअहली के हवाले से पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के वकला ये कहते हैं कि फ़ैसले के अंदर सिर्फ 3 साल की सज़ा है, नाअहली नहीं हुई। और वो ये भी कहते हैं कि इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान के मौक़िफ़ के मुताबिक चेयरमैन पीटीआई इलेक्शन लड़ने के लिए नाअहल नहीं हुए। अब ये भी एक इबहाम पैदा हो चुका है, ये गुत्थी है जिसे सुलझना इस वक्त बहुत ज़रूरी है कि क्या अगर कोई सज़ा किसी को हो चुकी है और वो कसूरवार साबित हो चुका है तो क्या वो नाअहल होगा या नाअहली के लिए मुख्तलिफ पैराए मुरतब करना होंगे और नाअहली के लिए अलग केस होगा। अब इसके ऊपर भी बहस व मुबाहिसा जारी है, लेकिन आने वाले दिनों के अंदर अगर एहतसाब की तलवार सभी तरफ चलना शुरू हो गई तो किस किस के लिए मुश्किल होगी, ये वक्त बताएगा। मुझे दीजिए इजाज़त, अल्लाह ने के बाद।